दोस्तों, इतिहास में की जो शुरुआत होती है और इस क्रम में हमें आज देखना है और हमें जो पढ़ना है वो जीएस पढ़ना है, इतिहास का सामान्य अध्ययन पढ़ना है और इतिहास में जो जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं उन पर हमें चर्चा करना है। और इतिहास के साथ साथ आपका पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आदि चीज़ें जो है आपको पढ़ना भी है। तो मोस्टली ये होता है कि बिना जीएस में और जीएस में भी इतिहास, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस, इनसे आपको छुटकारा नहीं मिलना है अगर किसी भी कंपटीशन को आपको फेस करना है। तो कंपटीशन को फेस करने के लिए आपको सबसे मस्ट होता है कि इतिहास को जानना कि हमारे अतीत में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, हमसे पहले जो भी घटना घटित हुई है और उन घटनाओं का प्रमाणिकता सामने आई है या किसी न किसी माध्यम से उसको प्रमाणित किया गया है कि हाँ वास्तव में ये घटना उस समय इस काल में घटित हुई है, तो ऐसे को जो है हम इतिहास का नाम दे देते हैं। तमाम विद्वानों ने तमाम तरह के इस पर जो है वाद विवाद किए हैं। तो इस प्रकार से जो है हम इतिहास के जो है हमें पढ़ना क्या है, इतिहास का स्रोत क्या है, कैसे इतिहास को हम जानेंगे, इतिहास के किन किन भागों को जानना है और इतिहास को कहाँ से कहाँ तक हमको पढ़ना है, इस बारे में हम आज से जो है थोड़ा चर्चा करेंगे। और उसी क्रम में जो है आपको इतिहास को जो है एक सिलसिलेवार जो है आगे बढ़ाते रहेंगे। तो आइए हम सबसे पहले जो है देखते हैं कि जो है इतिहास को उसी क्रम में जो है पढ़ना है जिस क्रम में आपका जो है सिलेबस होगा। और आज सिलेबस जो है कैसे हो किस तरह से देखा जाए उसको जो है, और उनको जो है किसी भी एग्जाम में जो है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं और वो क्वेश्चन से हम लोग कायदे से उसको जो है सॉल्व कर सकें, इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए आज हम शुरुआत करेंगे हिस्ट्री अर्थात इतिहास। यह इतिहास है क्या? इतिहास किसे कहते हैं? वैसे तो ये कहा जाता है कि इतिहास वह घटना है जो अतीत में हुई है और वो अतीत में हुई घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही इतिहास है। ठीक है, तो इतिहास का सबसे पहला जो प्रमाण मिलता है कि इतिहास का क्रमबद्ध लेखन का कार्य किसने किया था, ये कार्य जो है सबसे पहले आपका जो है हेरोडोटस को जाता है और जिन्होंने जो है इतिहास का क्रमबद्ध अध्ययन किया और क्रमबद्ध लिखा। और उस इतिहास को जो है सबसे पहले हेरोडोटस ने, इसीलिए उनको जो है फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले इतिहास किस शब्द से मिलकर बना है, यानी यूनानियों का मानना है, यूनानी शब्द है हिस्टोरिया, इससे मिलकर जो है इतिहास बना है और इसका अर्थ होता है इतिहास को जानना। तो इस प्रकार से जो है इतिहास को जानना ये यूनानी शब्द है या इसको कहते हैं ग्रीक वर्ड भी कहा जाता है। ग्रीक वर्ड से बना है, ग्रीक वर्ड से बना है जिसका अर्थ होता है, एक मिनट, जिसका अर्थ होता है खोजबीन द्वारा प्राप्त ज्ञान, खोजबीन द्वारा
प्राप्त ज्ञान। यहाँ इसको देखेंगे, ये द्वारा है, यहाँ पर अलग से लिखते हैं थोड़ा सा, द्वारा, खोजबीन द्वारा, ठीक है। खोजबीन द्वारा प्राप्त ज्ञान को ही जो है हिस्ट्री कहते हैं या हिस्टोरियन। इस शब्द का हिस्ट्री के जन्मदाता किसे कहते हैं? हिस्ट्री के जन्मदाता कौन है? हिस्ट्री के जन्मदाता आपके जो है हेरोडोटस को माना जाता है। किसे माना जाता है? हेरोडोटस को माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हेरोडोटस जो इतिहास का जन्मदाता है, इसी कहते हैं फादर ऑफ हिस्ट्री, यानी इतिहास का जन्मदाता। तो इतिहास का जन्मदाता इनकी एक पुस्तक है हेरोडोटस की, इनकी एक बुक है जिसका नाम है हिस्टोरिका, ठीक है। तो हिस्टोरिका जो है इसका नाम है, और इसे जो है फादर ऑफ हिस्ट्री के नाम से या फादर ऑफ हिस्टोरिका के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए देखते हैं कि सोर्स, इन इतिहास का जो इतिहास है, इस हिस्ट्री को कैसे जानते हैं, हम इन्हें कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं क्या हिस्ट्री है, और कि मतलब किन किन स्रोतों के माध्यम से यह सिद्ध किया जा सकता है कि इतिहास है। तो इस प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि इतिहास को जो है एक नॉलेज यानी इसका खोजबीन, यानी इसको एक्सपेरिमेंट करके, उसकी खोज करके जो है उसके माध्यम से ही हम इतिहास के बारे में जो है जान सकते हैं। तो इतिहास के बारे में जानने के लिए वो कौन कौन से स्रोत हैं उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर चर्चा करेंगे। इतिहास स्रोत, ठीक है। इतिहास के स्रोत, इतिहास के स्रोत। अब इसको इस तरह से भी देखेंगे, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के स्रोत कौन कौन से हैं? इतिहास के निम्न स्रोत है, इसके बारे में हम जानेंगे। इतिहास के कौन कौन से स्रोत हैं? सबसे पहले जो है आप देखेंगे तो पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत को ही इंग्लिश में कहते हैं आर्कियोलॉजिकल। इसको कहते हैं आर्कियोलॉजिकल सोर्स। आर्कियोलॉजिकल सोर्स पहला है, वहीं पर जो है दूसरा है साहित्यिक स्रोत, ठीक है दोस्तों। साहित्यिक स्रोत और इसी को कहते हैं लिटरेरी सोर्स, ठीक है। वहीं पर जो है हम अगर देखें तो तीसरा जो इसका स्रोत बनता है वह स्रोत है डिस्क्रिप्शन ऑफ फॉर्मेशन, अर्थात विदेशी स्रोत, विदेशी यात्रियों द्वारा, ठीक है। यानी विदेशी यात्री जो भारत में आए और उन्होंने भारत के बारे में जो कुछ भी लिखा है, और उन लिखावटों से ही भारत के इतिहास के बारे में जो है जाना जा सकता है। वहीं पर साहित्यिक स्रोत भी दो प्रकार के हैं, एक धार्मिक साहित्यिक स्रोत है और दूसरा जो है आधार्मिक साहित्य। आइए देखते हैं एक एक के बारे में जो है हम अध्ययन करते चलेंगे कि पुरातात्विक स्रोत में कौन कौन से हैं जिसके बारे में हम देखना है हमें, ठीक है। आइए पुरातात्विक स्रोत।
पुरातात्विक स्रोत में जो है पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत, इसके अंतर्गत हम जो है सबसे पहले फॉसिल अर्थात जीवाश्म, फॉसिल अर्थात जीवाश्म, ठीक है। दूसरा जो है स्मारक है, जीवाश्म है, स्मारक है, अभिलेख, सिक्के, जीवाश्म, अभिलेख, सिक्के, मूर्तियां। दोस्तों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो है फॉसिल क्या है, अभिलेख क्या है, सिक्के क्या है, मूर्तियां क्या है, इनके माध्यम से कैसे इतिहास के बारे में हम जान सकते हैं। फॉसिल अर्थात जीवाश्म अर्थात जमीन के नीचे, पृथ्वी के नीचे आज से हजारों वर्ष जो है पहले जो है यहाँ की में प्रकृति में जो भी जो है जीव जंतु रहा करते थे या आदि मानव रहा करते थे, जो समय के साथ जो है उनकी जो है जीवाश्म या उनकी मृत्यु हुई और जो जमीन में जो है दब कर जो है रह गई और बाद में चलकर जो है जब इनकी खुदाई हुई तो वहां से जो है मानव कंकाल के साथ साथ जीव जंतुओं के कंकाल का भी जो है प्रमाण के रूप में सामने आता है। तो इससे ये पता चलता है कि आज से लगभग 50 लाख वर्ष पहले या जो है 5000 वर्ष पहले की स्थितियां क्या थी, यानी उस समय के लोग, उस समय के मानव कैसे थे, उस समय के जीव जंतु किस प्रकार के थे, तो उनके बारे में भी जो है हम जो है किसमें अध्ययन कर सकते हैं, फॉसिल के बारे में, फॉसिल से अध्ययन कर सकते हैं। वहीं पर जो है इंस्क्रिप्शन जो है अर्थात अभिलेखी प्रमाण अगर देखें, इंस्क्रिप्शन जो है, इंस्क्रिप्शन अर्थात जिसे अभिलेखी प्रमाण कहते हैं। अगर हम बात करें कि अभिलेखों की बात करें तो सामान्यतः अभिलेख की अगर चर्चा करें तो सम्राट अशोक के द्वारा लगभग जो है 50,000 जो है अभिलेखों का उन्होंने निर्माण कराया, जैसा कि आपको बौद्ध साहित्यों में जो है उल्लेख मिलता है, पुराणों में भी इसका जो है उल्लेख मिलता है। तो सर्वप्रथम 1837 में जो है अभिलेखी प्रमाण में अगर देखें तो जॉन किन्सन ने जो है सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसप ने 1837 में जो है जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले जो है इसको पढ़ा था। यानी अभिलेखी प्रमाण में अगर देखें तो अशोक के अभिलेखों का प्रमाण से क्या तात्पर्य है, अगर किसी कोई भी अभिलेख पत्थर का अभिलेख है तो पत्थर का जो अभिलेख है वो अमिट होता है। अगर वो कागज पर लिखी गई होती या ताड़पत्रों पर लिखी गई होती अभिलेख तो वो शायद है उतना ही प्रमाणित नहीं हो पाता जो इतने वर्षों से तमाम जो है झंझावतें, तमाम जलवायु परिवर्तनों के होने के बावजूद भी आज भी वो जो है प्रमाणिक के रूप में हमारे सामने दिखता है। तो इस प्रकार से अभिलेखी प्रमाण से ये पता भी चल जाता है, यहाँ तक कि जो है डी कौशाम्बी ने जो है यहाँ पर या एल डी वसुंधरा जैसे लोग जो है इनके अभिलेखों के माध्यम से अशोक के पूरे इतिहास को उन्होंने लिख दिया था। तो इस प्रकार से इससे ये साबित हो जाता है या इससे सिद्ध होता है कि भारतीय इतिहास में जो है अभिलेखों के माध्यम से जो है उस समय की स्थितियां यानी मौर्य काल की स्थितियां के बारे में जो है मौर्य काल के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक की स्थितियों के बारे में भी जो है पता चल सकता है। यहाँ तक कि धार्मिक प्रवृत्तियां, धार्मिक बोलबाला या धार्मिक आंदोलनों के बारे में भी यहाँ पर जो है इससे अभिलेखों के माध्यम से जो है पता चल जाता है। अगर हम सिक्कों की बात करें तो सिक्कों के माध्यम से यानी कॉइन्स, जो कॉइन्स प्राप्त हुए हैं, कॉइन्स जो प्राप्त हुए हैं उस पॉइंट से में ये पता चलता है, जैसे अगर हम बात करें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के, जिस पर जो है कुछ सिक्के इस प्रकार के हैं जो धनुधारी सिक्के प्राप्त हुए हैं। एक तरफ जो है अगर हम बात करें समुद्रगुप्त के सिक्कों की बात करें, गुप्त काल के जो सिक्के प्राप्त हुए हैं या गंधिकों के सिक्के प्राप्त हुए हैं, या हम गुप्त काल के मान लीजिए हम समुद्रगुप्त की चर्चा करते हैं तो समुद्रगुप्त की उस पर देखेंगे तो एक तरफ जो है बीड़ा वादन करते हुए दिखाया गया, दूसरे तरफ जो है वज्र के हाथ में लिए हुए दिखाया गया है। तो इस प्रकार से जो है इससे सिद्ध होता है कि उस समय के लोग, राजा महाराजा जो हुआ करते थे
बड़े ही प्रतापी हुआ करते थे। उनकी धार्मिक रुचियों में रुचियां थी, संगीत में उनकी रुचियां क्या थी। तो इस प्रकार से जो है सिखों के माध्यम से भी जो है प्रमाणित हो जाता है। वहीं पर अगर हम मूर्तियों की बात करें तो प्राचीन काल में हम सिंधु घाटी सभ्यता से देखते हैं कि जो भी मूर्तियां वहां प्राप्त हुई है, चाहे वो मातृ देवी की प्रतिमा हो या योगी की मूर्तियां हो, तो उस समय की जो मूर्तियां प्राप्त होती है उससे ये कई चीजें सामने आती है कि उस समय के लोग जो है किस प्रकार के वस्त्रों का पहनते थे, बाल रखने का किस प्रकार की प्रवृत्तियां थी, उनका शारीरिक हृष्ट-पुष्ट कैसा था, उस समय की महिलाएं किस प्रकार की थी, महिलाएं क्या संगीत में भाग लेती थी, नृत्य में भाग लेती थी। तो इस प्रकार से जो नाना प्रकार की मूर्तियां प्राप्त हुई है, उससे यह सिद्ध होता है कि भारतीय इतिहास की जो परंपराएं हैं वो कहां तक हैं। उसके माध्यम से इस यहाँ पर यह सिद्ध हो जाता है कि इतिहास का जो क्रम है वो एक क्रम के माध्यम से इस समय का जो है या सिंधु घाटी की सभ्यता के समय से लेकर बाद में चलकर जितनी भी सभ्यता है, जितने भी काल आए हैं, उन कालों में अलग अलग जो है समय पर अलग अलग स्थितियों को जो है जानने का जो है स्रोत प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम पुरातात्विक स्रोत में जो है हम देखते हैं कि पुरातात्विक स्रोत जो है जीवाश्म, अभिलेख और सिक्के तथा मूर्तियों के माध्यम से जो है इसके जो है प्राप्त होता है। तो अब आइए देखते हैं धार्मिक स्रोत और गैर धार्मिक स्रोत अर्थात साहित्यिक स्रोत देखते हैं। साहित्यिक स्रोत, साहित्यिक स्रोत जिसको हम लिटरेरी स्रोत भी कहते हैं, सोर्स, इसको लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स में क्या है, इसको हम साहित्य स्रोत में दो भागों में बांट सकते हैं, दो भागों में बांट कर देख सकते हैं। पहला स्रोत जो है वो है लौकिक साहित्य, ठीक है, लौकिक साहित्य, और दूसरा है धार्मिक साहित्य, ठीक। लौकिक साहित्य और धार्मिक साहित्य में हम देखेंगे या गैर धार्मिक, जिसको कह लीजिए धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य में अगर हम देखें तो बात करेंगे जो है रामायण की, यानी भारतीय परिप्रेक्ष्य में रामायण, महाभारत, वेद, पुराण आदि के माध्यम से भी जो है हम यूनानियों के साथ साथ जो है भारतीय इतिहास की परंपराओं को भी जान सकते हैं। वैदिक काल से लेकर वेदों से अध्ययन से हम जो है वैदिक काल के बारे में, महाभारत और रामायण से जो है हम 400 ईसा पूर्व तक जो है इसकी शुरुआत होती है, 400 ईसा पूर्व, और इसके माध्यम से जो है हम कई जो है भारतीय इतिहास को जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में हम पूरी तरह से जानकारी प्राप्त होती है। वहीं पर अगर हम लौकिक साहित्य की बात करें तो वहां पर जो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र की चर्चा करेंगे। धार्मिक साहित्य या इसको गैर साहित्य भी कह सकते हैं, गैर धार्मिक साहित्य भी कह सकते हैं, ऐसे आप लिखें गैर धार्मिक साहित्य, जिसमें अर्थशास्त्र, विष्णु पुराण, नहीं सॉरी अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शकुंतलम, अभिज्ञान शकुंतलम, मुद्रा राक्षस, बाल रामायण, राजशेखर, ठीक है। तो कई ऐसे जो है गैर धार्मिक साहित्य हैं जिसमें जो है, जैसे मान लीजिए अर्थशास्त्र की चर्चा करें तो अर्थशास्त्र, कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है जिसमें इस बात की चर्चा की गई है कि मौर्य प्रशासन की चर्चा की गई, यानी मौर्य काल का जो प्रशासन है, शासन व्यवस्था है, उसके बारे में जो है चर्चा की गई। वहीं पर अभिज्ञान शकुंतलम में जो है भारत और शकुंतला के बारे में चर्चा की गई है। मुद्रा राक्षस जिसमें जो है मौर्य काल बाल रामायण की चर्चा की। तो ये सब जो साहित्य है वो जो है गैर धार्मिक साहित्य की यहाँ पर चर्चा हम कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम देखें
तो यहाँ पर जो है दूसरा जो अंतिम है विदेशी यात्रियों का विवरण। तो आइए देखते हैं विदेशी यात्री जो भारत में आए वह भारत के बारे में तथा भारत की सामाजिक, भारत की धार्मिक, भारत की राजनीतिक स्थितियों को वह किस प्रकार से उन्होंने वर्णन किया है, इसका हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा उल्लेख करना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से जो है इन्होंने अपने नजरिए से देखा और उसका जो है किस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया है। तो आइए हम देखते हैं विदेशी यात्रियों द्वारा किया गया वर्णन। ठीक है, तो विदेशी यात्री जो भारत में आए वो कौन कौन से विदेशी यात्री आए उस पर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखेंगे। अगर हम देखें तो सबसे पहले हम यहाँ पर चर्चा कर सकते हैं मेगास्थनीज जो एक विदेशी यात्री थे। मेगास्थनीज जिन्होंने एक ग्रंथ लिखा इंडिका में जो है भारत के बारे में, भारत के जो है दासों के बारे में या भारत की जो है क्या कहते हैं राजनीतिक स्थिति के बारे में, भारत के जो है शासन प्रशासन के बारे में भी इन्होंने चर्चा की है। इन्होंने ही बताया कि भारत में जो है समाज जो है 7 वर्गों में विभाजित था। तो ऐसे चीजों को जो है चर्चा जो है विदेशी यात्री अपने इस ग्रंथ में वहां पर जाकर, यानी मोरक्को का यात्री था जो यहाँ पर आया था और उन्होंने जो है इसके बारे में जो है चर्चा की, यानी भारत के बारे में उन्होंने जो व्यापक रूप से इंडिका में चर्चा की। वहीं पर हम देखें तो मेगास्थनीज, अगर देखें फाहियान की हम चर्चा करें, फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आए थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आए। उन्होंने भारत के बारे में यानी मध्य देश के बारे में व्यापक रूप से चर्चा की थी, लेकिन किसी भी भारतीय राजा के बारे में इन्होंने चर्चा नहीं किया था। यह जो है भारत में लगभग जो है 15 वर्ष तक जो है भारत में रहे। फाहियान भारत में लगभग जो है 15 वर्ष तक रहकर यहाँ पर शिक्षा दीक्षा की है। उन्होंने उल्लेख किया है, उन्होंने तक्षशिला से लेकर जो है तक्षशिला में से लेकर जो है ताम्रलिप्त तक जो है इन्होंने चर्चा की है। और ताम्रलिप्त अर्थात पश्चिम बंगाल या पूर्वी बंगाल की बात करें, प्राचीन काल में से बंगाली कहा जाता था। ताम्रलिप्त बंदरगाह है, यहाँ तक के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। तो ये जो है ऐसे यात्री थे जो आते वक्त जो है पैदल चलकर आया और बाद में चलकर ये जो है नाव के द्वारा यानी जल जहाज के माध्यम से वो जो है चीन के, यानी ये एक चीनी यात्री हुआ करते थे। ठीक है, तो ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय जो है आए थे। वहीं पर हम अगर देखें तो फाहियान के बाद ह्वेनसांग की चर्चा करेंगे। ह्वेनसांग भी एक चीनी यात्री थे जिन्होंने भारत के बारे में चर्चा की। ये जो है आपके हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन के समय जो है भारत में आए थे। और यहीं पर इन्होंने भारत में आकर जो है ये कन्नौज में जो है, कन्नौज जो उनकी राजधानी हुआ करती थी इसके ह्वेनसांग की, कन्नौज में काफी दिनों तक रहे। और उसके बाद ये जो है नालंदा गए और वहां पर लगभग जो है उन्होंने भारत में रहकर जो है 16 वर्ष तक जो है यहाँ पर जो है शिक्षा दीक्षा ग्रहण किया और कुछ पुस्तकों को उन्होंने लिखा। और उन पुस्तकों में से जो है जब भारत से यहाँ से गए तो उन्होंने की नाम से जो है एक पुस्तक की जो है उन्होंने रचना की और जिससे जो है भारत के बारे में, भारत के समाज के बारे में, भारत की आर्थिक स्थितियों को जो है चर्चा की। वहीं पर हम आगे देखें तो इब्न बतूता की भी चर्चा कर सकते हैं। इब्न बतूता जो तुगलक वंश में
मोहम्मद तुगलक के समय आते हैं। मोहम्मद तुगलक यानी मोहम्मद तुगलक के समय आते हैं। इन्होंने जो है जब वापस यहाँ जाते हैं तो इन्होंने एक ऐसा ग्रंथ, पुस्तक या ग्रंथ की रचना की, जिसे जो है रेहला के नाम से जो है जाना जाता है। तो इस प्रकार से जो है जितने भी विदेशी यात्री आए वो भारत के बारे में जो है काफी व्यापक रूप से जो है चर्चा की। तो अब आइए हमने जो है ये देखा कि किन किन माध्यमों से जो है हम इतिहास को जान सकते हैं, यानी भारतीय इतिहास को जानने के लिए या किसी भी इतिहास को जानने के लिए किन किन स्रोतों की आवश्यकता होती है। तो इतिहास के बारे में, खासकर हिस्ट्री के बारे में जानना है तो उन स्रोतों की आवश्यकता है। वो सबसे पहले पुरातात्विक स्रोत, फिर उसके बाद जो है साहित्यिक स्रोत, फिर उसके बाद विदेशी यात्रियों का विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण के बारे में हमने चर्चा कर दी। इसके बाद जो है अब आइए हम देखते हैं कि भारत इतिहास को हम कितने भागों में जो है हम बांटते हैं और उस पर जो है खासकर इंडियन हिस्ट्री के बारे में हम चर्चा करेंगे कि भारतीय इतिहास के क्रम को किस प्रकार से हम जो है देखते हैं। तो आइए हम देखते हैं इंडियन हिस्ट्री। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि हमें सामान्य अध्ययन में जो है किन किन चीजों को पढ़ना है और किन किन को सिलेबस में हमें देखना है, क्योंकि हमें जो पढ़ना है वो जीएस के रूप में पढ़ना है, चाहे वो जो है प्रीलिम पीसीएस की परीक्षा हो या जो है आईएएस की परीक्षा हो या अधीनस्थ की परीक्षा हो या बीडीओ हो, लेखपाल हो या बैंक एसएससी, रेलवे, जो भी एग्जाम है मल्टीपर्पज एग्जाम के लिए, सारे के लिए जो है आपको इतिहास से जो है उन प्रश्नों को ढूंढ कर हम जो है आपके सामने जो है इसको रख देंगे और आप उसे पढ़ें, अध्ययन करें और आप जो है पूरी तरह से जो है इसमें सफल होंगे, ये हमारा विश्वास है। तो आइए जो है इंडियन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री। सामान्यतः हम देखते हैं कि भारतीय इतिहास को जो है हम 3 भागों में बांटते हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन से 3 भागों में बांटते हैं। नंबर 1 एंशिएंट हिस्ट्री, नंबर 2 मेडिवल हिस्ट्री, नंबर 3 मॉडर्न हिस्ट्री। ठीक, तो हम इसमें जो है किस प्रकार से इसमें जो है हम अंदर अध्ययन करेंगे। तो देखिए एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का जो कार्यकाल कितना है, मेडिवल का कार्यकाल क्या है और जो है मॉडर्न का कार्यकाल क्या है। आइए पहले हम लोग के थोड़ा समय की चर्चा कर लेते हैं। तो उसकी शुरुआत करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 2 चीजें यहाँ पर समझ लें। एक जो है अगर एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको बीसी आता है, यानी ईसा पूर्व की चर्चा होती है। तो सबसे पहले इसके बाद इसकी चर्चा हम करेंगे कि ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी क्या है। अगर मान लीजिए हम ईसा पूर्व की चर्चा करें और यहाँ पर अगर लिखा है 2020, ठीक है, 2020 से पहले यानी 2020 से लेकर जो है अगर पहले हम देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे 2019 पाएंगे, 18 पाएंगे, हो सकता है फिर उसके बाद यहाँ पर जो है 1000 पाएंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ देखेंगे तो ये 500 आएगा, और यहाँ पर आते जाते जो है आप देखेंगे 0 पाएंगे। तो 0 से शुरुआत होती है। 0 का मतलब है इस समय जो है यहाँ पर जीसस क्राइस्ट यानी ईसा मसीह का जन्म। ईसा मसीह का जन्म जो हुआ, अगर ईसा मसीह का जन्म मान लीजिए यहाँ पर होता है, अगर इससे आगे बढ़ते हैं तो यह क्रम जो है बढ़ते क्रम में देखा जाता है। यानी इधर आप जाएंगे तो इसको लिखा जाता है एडी। इसको क्या लिखा जाता है? एडी लिखा जाता है। एडी का मतलब है एनो डोमिनी, इसको कहेंगे एनो डोमिनी। ठीक है, यानी ये जो कैलेंडर है वो कैलेंडर जो है ग्रेगर कैलेंडर के जो आज के युग में माना जाता है, यानी एडी को जो माना जाता है वो ग्रेगरियन
कैलेंडर है, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें तो ईसा मसीह के जन्म से पूर्व, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व जो है घटते क्रम में दिखाई देता है। यानी यहां पर मान लीजिए अगर आप देखें तो यहाँ 5000 ईसा पूर्व है, ठीक है। यहां मान लीजिए आते हैं 2500 ईसा पूर्व हो गया। यहां पर आएंगे तो इस प्रकार से जो है मान लीजिए 1700, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ यहाँ मान लीजिए आप 5000 ईसा पूर्व है। यानी ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी 5000 ईसा वर्ष पहले की ये घटनाएं घटित हुई। यहाँ आप देखेंगे तो 250 ईसा पूर्व, और यहाँ अगर देखें तो यहाँ मान लीजिए 1700 ईसा पूर्व, यहाँ आएंगे 1000 ईसा पूर्व, यहाँ आए 500 ईसा पूर्व, और यहाँ आए जो है 0 ईसा पूर्व। तो कहने का मतलब है जिस समय ईसा मसीह का जन्म होता है उस समय जो है ये पहले को ईसा पूर्व कहा जाता है, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। इसको जो बीसी लिखा जाता है इसको लिखेंगे हम बिफोर क्राइस्ट अर्थात बीसी कहा जाता है। और वहीं पर एनो डोमिनी अर्थात इसको जो है ईस्वी के रूप में जो है देखा जाता है। वहीं पर जो है अगर हम देखें तो लैटिन भाषा में जो है इसको सीई यानी कॉमन एरा, लैटिन भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द आता है जो सीई के रूप में लिखा जाता है, इसको कहेंगे कॉमन एरा, ठीक। तो इस चीज को आप समझिए कि एंशिएंट हिस्ट्री में हम देखेंगे कि आप जो है कहां से कहां तक पढ़ते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम देखें तो जो मानव की उत्पत्ति है, मानव से जो है शुरुआत होती है, अगर वहां पर हम चर्चा करें यानी आज मानव से अगर ही शुरुआत करते हैं या उसके पूर्व जाते हैं तो हम एंशिएंट हिस्ट्री में कोई निश्चित समय तो है नहीं इसमें जो है, लेकिन ये अंत में है कि हम 712 ईस्वी तक जो है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे फिर आगे चलकर जब मेडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे कि मध्यकालीन भारत जो है 712 से लेकर जो है 1760 तक जो है इतिहास जो है मध्यकालीन भारत होता है। वहीं कि कॉमन ईरा अर्थात कॉमन ईरा जो है लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका यह उल्लेख मिलता है कि यहाँ किस प्रकार से लोग जो है ईसा मसीह के ईसा मसीह के जन्म से जितनी घटनाएं हुई हैं उसको हम ईसा पूर्व के रूप में देखते हैं। वहीं पर जो है अगर ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी घटनाएं हैं वह ईस्वी से शुरू हो जाता है। यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो बढ़ते क्रम में आप जाते हैं, यानी 500 से 100 से 1000 से 2000 इस तरह से जो है आप बढ़ते चले जाते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ईसा मसीह के जन्म से पूर्व अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई घटना घटी हुई, जैसे सपोज करिए कि सिंधु घाटी सभ्यता का घटना जो घटी, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो मानक है वो माना जाता है कि भाई यहाँ 2500 से लेकर जो है 1750 ईसा पूर्व जो है घटना घटी। यानी ईसा मसीह के जन्म से जो है 2500 ईसा पूर्व में ये घटनाएं घटित हो चुकी थी। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो है पुनः जन्म हो चुका था और वह घटना जो है 1700 वर्ष तक जो है चली है। वहीं पर अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो महात्मा बुद्ध का मान लीजिए जन्म जो है ईसा मसीह के जन्म से पूर्व यानी 543 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ। तो आज यहाँ पर कहने का मतलब है कि जितनी भी जो भी घटनाएं इस ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले हुई थी वो सब घटनाएं ईसा पूर्व में लिखी जाती है, यानी बिफोर क्राइस्ट जिसको कहा जाता है। वहीं पर जो है एनो डोमिनी जिसको कहा जाता है यानी ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो घटना है। चलिए ठीक है आगे हम देखते हैं और मैं समझता हूं कि आप लोग जो है पूरी तरह से समझ गए होंगे ये क्या चीजें हैं, ईस्वी क्या है और ईसा पूर्व क्या है। तो आइए हम अगले क्रम में देखते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री जैसा कि दिखाई ही दे रहा है कि इसका कार्यकाल सबसे लंबा है, इसलिए इसको जो है हम और भी जो है 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं और वो देखते हैं वो कौन कौन सा विभाग है। इसे जो है हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक
पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है, यानी प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, प्री हिस्टोरिक, वहीं पर हम दूसरा कहेंगे प्रोटो हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड अर्थात आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक, प्रोटो हिस्टोरिक और जो है हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, इसको कहेंगे हिस्टोरिक पीरियड अर्थात जो है ऐतिहासिक काल, ठीक। आइए जो है हम अभी देखते हैं कि एक जो है प्रागैतिहासिक काल यानी वह काल है जहां पर सिर्फ जो है कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, सिर्फ पुरातत्वों के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि यह काल में यानी इस काल में व्यक्ति जो है किस प्रकार के थे, इस प्रकार यहाँ पर लोग जीव जंतु किस प्रकार थे। तो ऐसे में जो है अगर इसको देखा जाए तो यहाँ पर कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है। वहीं पर अगर आप इसको लिखें लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, ठीक है, लिखित प्रमाण नहीं मिलता। वहीं पर देखिए आद्य ऐतिहासिक काल में यहाँ पर जो है लिखित प्रमाण या लिपियां तो प्राप्त होती हैं परंतु इसे जो है प्राप्त पढ़ा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यहाँ पर लिपियां प्राप्त है परंतु वाचन नहीं है, यानी उसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, वाचन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आद्य ऐतिहासिक की अगर बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में जो है वहां पर हम दो चीजें देखते हैं। एक जो है सिंधु घाटी सभ्यता की बात करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जिसे हम कांस्य युग भी कहते हैं, कांस्य युग भी कहा जाता है। इस कांस्य युग में जो है तांबा प्लस टीन को मिलाकर जो है कांस्य युग यानी कांसे का जो है निर्माण होता है, इसलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता का जो है कांस्य युग का। यहाँ पर भी जो है लिपियां तो प्राप्त होती हैं जो 400 अक्षरों की होती हैं, पर वो भी लिपियां चित्रात्मक लिपियां हैं जो पृष्ठग्राफी जो कहा जाता है, पृष्ठोत्प्रेषण कहा जाता है। तो ऐसे लिपियां जो प्राप्त हुई हैं उसे पढ़ा तो नहीं गया है। वहीं अगर हम देखें तो इस काल में जो है वैदिक काल भी जो है सामने आ जाता है। वैदिक काल में जो है कोई जो भी शिक्षा हुआ करती थी वो जो है मौखिक हुआ करती थी, एक ऋषियों के द्वारा दिए गई शिक्षा को फिर अगले जो है शिष्यों को प्रदान कर दी जाती थी। तो इस प्रकार से आद्य ऐतिहासिक काल में जो है यहाँ पर देखते हैं। ऐतिहासिक काल में क्या देखते हैं, यहाँ पर लिखित प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं, लिखित प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं। तो लिखित प्रमाण प्राप्त होने लगते हैं, इसीलिए जो है ऐतिहासिक काल में कहा जाता है। अब देखिए प्रागैतिहासिक काल को जो है हम इसे जो है लगभग 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसको जो है आप देखें तो पाषाण युग, ताम्र युग भी कहते हैं इसको 2 भागों में बांटते हैं। एक जो है पाषाण काल, पाषाण युग भी कहते हैं इसको अंग्रेजी में कहेंगे स्टोन एज, ठीक है। और इसे जो है ताम्र पाषाण युग, इसको हम कहेंगे ताम्र पाषाण युग, ठीक है। ताम्र पाषाण को हम जो है कॉपर एज भी कहते हैं। तो आइए जो है हम पाषाण काल, क्योंकि इसका टाइम जो है काफी लंबा है, इसलिए जो है हम इसे थोड़ा सा और भी आगे जो है देखते हैं कि पाषाण काल को हम जो है कितने भागों में बांट सकते हैं, उसे भी जो है चर्चा करते हैं। तो ये सिलेबस में आपको जो पढ़ना है इस चीज को हम यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं कि किन किन चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, वो सारी चीजें आपके सामने
आइए देखते हैं पाषाण काल। पाषाण काल इसे हम यानी प्राचीन इतिहास के प्रागैतिहासिक काल को जो है हम पुनः 3 भागों में बांट सकते हैं प्रागैतिहासिक काल को। तो पाषाण काल में पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल, इसी को हम मध्य पाषाण काल भी कहते हैं, इसको हम मध्य पाषाण काल, और इसको जो है नवपाषाण काल, नवपाषाण काल भी कहते हैं। यानी पूरा पाषाण काल जिसको कहते हैं ओलियोलिथिक पीरियड, मेसोलिथिक और नोलियोलिथिक, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यानी पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और जो है नवपाषाण काल। आइए थोड़ा सा हम इसका समय भी देख लेते हैं। पूरा पाषाण काल 50 लाख से 10,000 वर्ष, 10,000 वर्ष तक। वहीं पर मध्य पाषाण काल की अगर बात करें तो 10,000 वर्ष से 8,000 वर्ष तक। वहीं पर नवपाषाण काल की अगर बात करें तो 8,000 वर्ष से 6,000 वर्ष, 6,000 वर्ष तक। यानी इसका जो पीरियड आता है, इसका जो समय है, उसे जो है हम इस प्रकार से बताते हैं। पूरा पाषाण काल में देखिए पाषाणों का हम चर्चा करते हैं। यहां पर आप देखेंगे तो यहाँ के जो है आदिमानव, आदिमानव यायावर जिंदगी थी, यायावर, यायावर, ठीक है। यहाँ के लोग शिकारी थे, यानी शिकार पर अपना भोजन निर्भर करते थे। यहीं पर आपको अंतिम चलकर आग का आविष्कार भी मिलता है। व्यापक रूप से जो प्रयोग हुआ यहाँ, व्यापक रूप से यानी मध्य पाषाण काल में व्यापक रूप से आग का प्रयोग, ठीक है। दूसरी बात है कि यहीं पर पशुपालन के साक्ष्य मिलने लगते हैं, पशुपालन का साक्ष्य। नवपाषाण में आते आते यहाँ के लोगों को जो है कृषि का ज्ञान हुआ, कृषि का ज्ञान, तांबा का ज्ञान, तांबा का ज्ञान, मृद भांडों का ज्ञान, ठीक। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखते हैं कि प्राचीन इतिहास के किन किन क्षेत्रों को जो है हमें पढ़ना है। तो ये प्राचीन इतिहास में, एंशिएंट हिस्ट्री में इन क्षेत्रों को जो है हमें देखना है। अब आइए देखते हैं 712 से लेकर जो है 712 से 1707 ईस्वी में हम किसको किसको पढ़ेंगे, उस पर भी थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। आइए देखते हैं मुख्य मुख्य चीजें हैं जो आपसे जो है बराबर उन क्षेत्रों से, उन स्थलों से जो है आपको प्रश्न पूछे जाते हैं, और उन चीजों को हम आपको दिखाएंगे कि कहां से कैसे प्रश्न आपको आते हैं और आप कैसे उसको जो है सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। अभी तक आपने देखा, क्योंकि मेडिवल का कार्यकाल एंशिएंट से कम है, मेडिवल हिस्ट्री यानी मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत का इतिहास, इतिहास इसे हिंदी में कहते हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो ये जो समय है इनका जो है वो 712 से लेकर 1700 जो है 7 ईस्वी तक जो है यहाँ पर हम अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पर भी हम 2 भागों में देखते हैं। इसमें जो है एक भाग तो आप देखेंगे कि आप सल्तनत काल की चर्चा करेंगे, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो 712 में अगर देखें तो पश्चिमोत्तर प्रांत से, पश्चिमोत्तर भारत में सर्वप्रथम विदेशियों का जो आक्रमण शुरू हो जाता है, उसमें जो है 712 से शुरू हो जाता है। यानी सर्वप्रथम 712 में जो है 712 में मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद यानी सबसे पहले अरब देश से जो है
अरब से भारत पर आक्रमण होता है। अरब देश से भारत पर आक्रमण पूछा जाता है कि भारत में कहां से सबसे पहले आक्रमण हुआ था, तो अरब देश से हुआ। अरब देश से भारत पर आक्रमण, और यह आक्रमण जो है भारत के जो है सिंध प्रांत से जो है शुरू होता है, और सिंध प्रांत से ही जो है, क्योंकि भारत में जो स्थलीय जो है प्रवेश है वो जो है पश्चिमी पंजाब की अगर बात करें, ये पश्चिमी पंजाब, तो वहां पर हम देखेंगे ये जो सिंध का प्रांत है, इस सिंध प्रांत से ही जो है ये भारत पर आक्रमण कर सकते थे, अन्यथा और कोई भी क्षेत्र नहीं। क्योंकि इधर अगर आप देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे अरब सागर की बात करेंगे, और इधर आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी है, नीचे आप जो है हिंद महासागर की बात करेंगे, हिंद महासागर है, और ऊपर की तरफ देखेंगे तो हिमालय पर्वत हमारे रक्षा के लिए जो है सतत तैनात है। तो ऐसी स्थितियों में सबसे पहले अरबों ने भारत पर आक्रमण किया, और उसमें सबसे पहले मोहम्मद बिन कासिम जो है 1712 से 1714 तक यहाँ पर रहा, और वहां पर आकर जो है भारत में जो है राज करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच में वह 2 वर्ष तक यहाँ रहा। 2 वर्ष के बाद जो है भारत से वापस चला गया, जहां पर उसके जो है जो राजा थे वहां के, यानी सऊदी अरब के राजा थे, उन्होंने इनकी हत्या करवा दी थी। मोहम्मद साहब यानी मोहम्मद बिन कासिम जो भारत में आया था, मोहम्मद बिन कासिम इनका नाम है, इन्होंने जो है भारत में आकर जजिया लागू किया था। यानी सर्वप्रथम जजिया लागू करने वाला कौन सा शासक था, उसकी हम चर्चा बाद में करेंगे। तो जजिया ने जो यहाँ पर जो है लागू किया था। इसी क्रम में जो है मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो पहला आक्रमण हुआ, उसके बाद महमूद गजनवी भारत पर आक्रमण करता है, और महमूद गजनवी जो गजनी का निवासी था, वह जो है भारत पर 17 बार आक्रमण करता है। सबसे पहला जो आक्रमण किया था वो 1000 ईस्वी में किया था। अब मैं ईस्वी की यहाँ बात कर रहा हूँ, 1000 ईस्वी में जो है आक्रमण किया। इस प्रकार से जो है 1085 में देखेंगे तो वह सोमनाथ मंदिर पर भी आक्रमण करता है, सोमनाथ मंदिर पर। हालांकि वो भारत पर आक्रमण इसलिए करता है, भारत पर आक्रमण करने का मात्र 2 देश है। पहला तो ये, जैसे मोहम्मद बिन कासिम जब भारत में आता है तो उस समय उसका उद्देश्य सिर्फ यही था कि इस्लाम का प्रचार करना, इस्लाम का प्रचार कराना, इस्लाम का प्रचार करना, साथ ही जो भारत को सोने की चिड़िया कही जाती थी, उसमें जो है भारत से धन को लूटना, भारत से धन को लूटना। तो इन दोनों का कारण यही था, चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम रहा हो या महमूद गजनवी रहा हो। यानी महमूद गजनवी जिसने भारत पर आक्रमण किया था, तो उसका भी उद्देश्य यही था जो है कि भारत में आक्रमण करके और भारत से ज्यादा उसने कसम भी खाई थी जब गद्दी पर बैठा था, तो अलख्तगीन का पुत्र था वो, और उसने कसम खाई थी कि जो है मैं भारत पर जो है जब तक जीवित रहूंगा या जब तक सत्ता में हूं तब तक जो है यहाँ पर आक्रमण करता रहूंगा। और इस प्रकार से अपने जीवन काल में जो है टोटल 17 बार आक्रमण किए थे और भारत को लूटता रहा। बाद में चलकर मोहम्मद गजनी के बाद जो है मोहम्मद गोरी जब भारत पर आक्रमण करता है, तो वो चलकर जो है इसी क्रम में जो है 1191 में इसके बाद जो आक्रमण होता है, आप देखें इसके बाद आप देखते हैं तीसरा जो आक्रमण होता है वो होता है मोहम्मद गोरी के साथ एक व्यक्ति मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। उसमें जो है उस समय भारत में जो है पृथ्वीराज चौहान जो दिल्ली के क्षेत्र में यानी इन क्षेत्रों में राज कर रहा था। 1191 में जो है तराइन का प्रथम युद्ध होता है इनके बीच में, यानी भारत के राजाओं में सबसे प्रतापी राजा थे, तराइन का जो है प्रथम युद्ध होता है। प्रथम युद्ध में जो है हालांकि ये मोहम्मद गोरी पराजित हो जाता है, लेकिन 1192 में जो है वह क्या करता है, पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर देता है, ठीक है। इसी क्रम में जो है जब 1192 में जो है भारत पर आक्रमण करता है मोहम्मद गोरी और भारत को जो है जीतता है। जीतने के बाद जो है वहां पर भारत में जो है सत्ता स्थापित करने का शुरुआत करता है और यहाँ पर जो है सल्तनत काल आता है। तो सल्तनत काल की जो है शुरुआत होती है इस समय जब ये अंतिम रूप से जो है मोहम्मद गोरी भारत पर आक्रमण करता है। और उस समय भारत से जब वापस से जा रहा था तो वहीं पर जाट, पंजाब के जाट या खोखरों कह लीजिए, खोखरों
खोखरों ने इन पर आक्रमण कर दिया। यानी किस पर आक्रमण किया? मोहम्मद गोरी पर जो है आक्रमण किया, मोहम्मद गोरी पर जो है आक्रमण कर दिया, आक्रमण किया और यहीं पर मारा गया। यानी मोहम्मद गोरी जो है यहीं पर जो है मारा गया। यानी खोखरों को जो है खोखरों को पराजित करते समय जो है वहीं पर जो है ये मारा जाता है। और इसके बाद हालांकि इनके पास कोई पुत्र वगैरह नहीं था, तो ऐसी स्थितियों में अपने गुलामों को जो है वह पुत्रवत जो है व्यवहार करता था। तो ऐसी स्थितियों में उन्होंने जो है भारत की सत्ता को जो है सौंपने का जो कार्य किया गया था वह था जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है सत्ता प्रदान की गई। इस तरह से यहाँ पर गुलाम वंश की जो है स्थापना होती है। तो यहाँ पर हम देखें तो गुलाम वंश यानी 1206 से लेकर 1206 से लेकर 1206 से लेकर जो है 1206 से लेकर 1707 तक जो है 1206 से लेकर 1526 तक सल्तनत काल रहा है। इसका हम लोग अध्ययन करेंगे, सल्तनत काल का अध्ययन करेंगे। इस सल्तनत काल में जो है हम कई वंशों के जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश का अध्ययन करेंगे। वहीं पर जो है पांचवा जो अध्ययन करेंगे वह है लोदी वंश। यहीं पर लोदी का अंतिम शासक जो रहता है इब्राहिम लोदी को पराजित करके भारत पर तुर्कों का पुनः एक बार आक्रमण होता है, जिसमें तुर्क जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का जो है नाम आता है, जिन्होंने 1526 में जो है अभी तक जो है दिल्ली सल्तनत की हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो है दिल्ली सल्तनत की बात आती है। अब जो है आप देखेंगे कि आप जो है ये 1526 से लेकर आप देखें 1500 हमें इसको पढ़ना है किस प्रकार से जो है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने जो है यहाँ पर किस वंश की स्थापना की। हमने देखा गुलाम वंश यानी सल्तनत काल जो था 1206 से लेकर 1526 तक, 1526 से लेकर जो है 1707 तक जो है मुगल वंश के बारे में जो है हमें पढ़ना है। मुगल वंश, तो मुगल वंश 1526 से लेकर 1707 यानी इस समय से लेकर जो है सबसे पहले हम इनको पढ़ेंगे। बाबर, हुमायूं के बारे में पढ़ा जाएगा, अकबर के बारे में पढ़ा जाएगा, जहांगीर के बारे में पढ़ा जाएगा। जहांगीर जहां से आपके प्रश्न आते हैं वहीं पर जो है जहांगीर के बाद शाहजहां, छठे औरंगजेब, एक कट्टरवासा औरंगजेब जिनके बारे में हम 1707 से जो है चर्चा करेंगे। इसके बाद जो है मुगल डायनेस्टी का जो है धीरे धीरे क्या हो जाता है, मुगल डायनेस्टी का क्या हो जाता है, पतन होता है। और इसे पतन होने में लगभग 1707 से लेकर 1806 ईस्वी तक जो है देखा जाता है। तो वहीं पर जो है 1806 के बाद जो देखेंगे तो यहाँ पर जो है हम आधुनिक भारत की बात आ जाती है। यानी 1707 से लेकर जो है 1707 से लेकर 1764 तक आधुनिक भारत यानी मॉडर्न हिस्ट्री कहा जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ना है हमें यहाँ पर। तो मॉडर्न हिस्ट्री 1707-1764 तक जो है 1707 से लेकर
1947 तक जो है हमको पढ़ना है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 1707 से लेकर जो है अगर हम देखें तो 1757 से जहाँ पर प्लासी का युद्ध होता है, उस प्लासी युद्ध में जो है अंग्रेजों का जो है भारत में पूरी तरह से कब्जा हो जाता है और यहीं से 1757 से लेकर 1857 तक जो है एक क्रांति होती है। इसके बाद जो है भारत पर जो है अंग्रेजों का जो है पूरी तरह से शासन हो जाता है और यहाँ पर अब तक जो है महारानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो जाता है, यानी महारानी विक्टोरिया का सीधे शासन हो जाता है। अब तक 1757 से लेकर 1857 तक जो समय होता है, उस समय में जो है वहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शासन व्यवस्था 1857 में समाप्त हो जाती है। महारानी विक्टोरिया सीधे अपने प्रतिनिधि के माध्यम से, जैसे गवर्नर जनरल या वायसराय के माध्यम से भारत पर शासन करना शुरू कर देते हैं। तो ये मामला जो है यहाँ पर हम देखें तो इसी में जो है आप देखेंगे 1885 में जो है कांग्रेस की स्थापना होती है। कांग्रेस की स्थापना होती है कांग्रेस की स्थापना से शुरू हो जाता है। यहीं से जो है एक क्रांतिकारियों का युग शुरू हो जाता है। यही 1885 से देखेंगे तो लगभग जो है महात्मा गांधी का समय जब आता है, यानी 1917 तक 1885 से लेकर जहां पर भिक्षावृत्ति की बात आती है, यानी वहां तक जो है आप देखें, यानी महात्मा गांधी के पूर्व तक, यानी 1917 तक बात करेंगे तो 1917 तक जो है यहाँ आप देखें तो यहाँ पर एक नरम दल की बात आती है। तो नरम दल का शासन यहाँ पर रहता है। नरम दल यानी नरम दल के लोग रहते हैं जो अंग्रेजों से अन्याय भी करते हैं। लेकिन 1917 के बाद महात्मा गांधी का युग आ जाता है। महात्मा गांधी का युग आ जाता है, ठीक है। महात्मा गांधी का युग जो शुरुआत होता है वह 1917 से लेकर जो है 1917 से 1947 तक जो है शुरू रहता है। 1917 से लेकर 1947 तक। इसके बाद 1947 से लेकर 1964 तक का इतिहास जो है हम यहाँ देखेंगे। 1947 से लेकर 1964 तक इतिहास जो आपके IAS यानी संघ लोक सेवा आयोग से जो है परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहीं पर जो है UPSC और UPPCS में भी जो है इस प्रकार के यहाँ से सवाल भी जो है आपके पूछे जाते हैं। तो इतनी यहाँ जो है यहाँ पर आपके चर्चा करेंगे और इसे 1947 से लेकर 1964 तक जो है आप देखेंगे तो आपको समकालीन भारत के बारे में जो है चर्चा की जाती है। वहीं पर अगर हम देखें तो 1917 से लेकर 1957 से लेकर 1919 तक जो है या 17 तक जो है ये क्रांतिकारी हो जाता है, यानी रिवोल्यूशन ऑफ द मोमेंट जिसको कह जाते हैं। तो यहाँ तक के आप हम चर्चा करेंगे और उसके बाद गांधी युग पर चर्चा करेंगे। फिर गांधी युग जो है 1947 से भारत की आजादी तक, भारत की आजादी के बाद 1964 तक जो है समकालीन भारत का इतिहास की चर्चा होगी। तो ये इस प्रकार से आपका पूरा सिलेबस है और इस सिलेबस में जो है इतने अध्ययन आपको किया जाएगा जिसमें जो है जितने भी प्रश्न आपके आते हैं या आएंगे और जिन जिन प्रश्नों को आपसे पूछा गया है, जिस टाइप के प्रश्न पूछे गए उन पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में बस इतना ही और आगे हम पुनः इसके बारे में हम और चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर भी करना ना भूलिए।